आज की जो हमारी लाइव क्लास है उसका जो टॉपिक है अध्याय 8 लागत की धारणाएं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। इस पार्ट को हमने कुछ एक हिस्सा है हमने पिछली लाइव क्लास में कवर कर लिया था। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अध्याय 8 पार्ट 2 लागत की धारणाएं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पार्ट 2। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत लागत एवरेज कॉस्ट। तो औसत लागत जिसे इंग्लिश में एवरेज कॉस्ट के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एसी। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने परिभाषा देते हुए कहा है कि कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत ज्ञात हो जाती है। डूले ने भी यही कहा कि औसत लागत प्रति इकाई उत्पादन की लागत है। तो औसत लागत को यदि हम सूत्र के रूप में बात करें तो कुल लागत बटे में उत्पादन की मात्रा या इकाइयाँ। एवरेज कॉस्ट ए सी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट यानी टी सी को हम क्यू यानी क्वांटिटी से भाग कर देंगे। अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि हमने 5 इकाइयों का उत्पादन किया है और उन पर 100 रुपये खर्च किए हैं। तो प्रति इकाई लागत या औसत लागत 100 को हमने 5 से भाग किया तो आ जाएगी हमारी 30 रुपये। तो यही हमारी प्रति इकाई लागत या औसत लागत कहलाती है। अब हम बात करेंगे अल्पकाल में औसत लागत के घटक। औसत लागत को हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। जैसे हमने कुल लागत को 2 भागों में बांटा था, कुल जो लागत थी उसको हमने 2 भागों में बांटा था। क्या क्या था? कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारी औसत लागत भी है वो भी इन्हीं प्रकार की होती है। यहाँ कुल शब्द की जगह औसत शब्द आ जाएगा। औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। तो हमने कुल लागत को समझ लिया था। अभी औसत लागत हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। औसत बंधी लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं AFC। औसत बंधी लागत प्रति इकाई बंधी लागत है। इसका अनुमान कुल बंधी लागत को यानी कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत बंधी लागत बराबर है कुल बंधी लागत भाग में उत्पादन की मात्रा या इकाइयाँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी TFC डिवाइडेड बाई Q क्वांटिटी। तो ये है हमारा औसत बंधी लागत का सूत्र। आगे हम इस औसत बंधी लागत को एक तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। ये है हमारे उत्पादन की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारी उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है, परंतु बंधी लागत या कहें कुल बंधी लागत हमें पता चाहे उत्पादन हम 0 इकाई बनाए या अधिकतम इकाई बनाए, ये हमेशा स्थिर रहती है। तो इस TFC को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर हमें औसत बंधी लागत प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए पहली इकाई को 10 को 0 से भाग किया तो डैश, 10 को 1 से भाग किया 10, 10 को 2 से भाग किया 5, 3.3, 2.5, 2, 1.7 और 1.4। यदि हम इस तालिका को ध्यान से देखें तो जो हमारी औसत बंधी लागत है वो लगातार नीचे की तरफ आती जा रही है। परंतु याद रखना बच्चों, ये जो हमारी औसत बंधी लागत है कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे, इसको रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। रेखा चित्र को यदि हम देखें तो पहली इकाई पर जो हमारी औसत बंधी लागत थी वो 10 थी, दूसरी इकाई पर हमारी 5 हो गई, फिर 3.3, इस तरह से घटते घटते आए और ये नीचे की तरफ हमें जाता हुआ प्रतीत होता है। AFC कर्व। OX पर हमने उत्पादन को दिखाया है, OY पर हमने औसत बंधी लागत को दर्शाया है। तो इसकी व्याख्या करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र में OX अक्ष पर यानी इस अक्ष पर हमने उत्पादन को तथा OY पर हमने औसत बंधी लागत को दर्शाइए। हमारा OY
अक्ष है। औसत एएफसी रेखा यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो वक्र है वो औसत बंधी लागत को प्रकट कर रहा है। यह दाहिनी तरफ नीचे की ओर निरंतर झुकती जा रही है। औसत बंधी लागत के नीचे की तरफ गिरने की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि यह ओ एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा। भाई ये जैसे नीचे जाता जा रहा, हमें ये लग रहा है कि ये आगे कहीं ना जाके ये ऐसे टच इस ओ एक्स अक्ष को ऐसे टच कर देगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ये एक सीमा के बाद क्या होगा, जैसे यदि मैं इसको ग्राफ को एक बार और दोबारा बनाऊं, जो हमारा एएफसी कर्व है हमें लगेगा तो ऐसे कि इसको टच करेगा, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करता। ये ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा, लेकिन कभी भी बिल्कुल इसके पास चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा, चाहे हम इसको कितना ही लंबा क्यों न कर लें। ये हमारा एएफसी कर्व है। एएफसी वक्र कभी भी ओ एक्स अक्ष को नहीं छूता है। ये हमारा पेपर में 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन रहा है कि क्या एएफसी वक्र ओ एक्स अक्ष को छू सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुल बंधी लागतें कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि ये 0.2 0.012 शून्य के बिल्कुल आसपास हो सकते, लेकिन एग्जैक्ट शून्य ये नहीं हो सकती। इस वजह से क्या होगा, औसत बंधी लागत निरंतर घटते जाते हैं, परंतु ये कभी भी शून्य नहीं होती। अब मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूं। एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में आप देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता है, ये एक ऐसा गोला होता है, ये एक ऐसा कर्व होता है मैथ में, जिस पर किसी भी बिंदु पर यदि हम उस बिंदु के मानों के गुणा करें तो हर बिंदु पर वो मान समान रहता है। कैसे इसको समझते हैं, इसका अभिप्राय, इसका मतलब ये हुआ कि एएफसी के वक्र के किसी भी बिंदु के मूल्य को यदि हम उत्पादन की मात्रा के साथ गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उतना ही गुणनफल किसी अन्य बिंदु पर उसके मूल्य को उत्पादन करने पर भी हमें गुणा प्राप्त होगा। कैसे, इसको उदाहरण से समझते हैं। ये हमारा बिंदु ये है, इस बिंदु पर यदि हम इन दोनों के गुणा करें, लागत कितनी है 10, उत्पादन की इकाइयां कितनी है 1, तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है यही उत्तर हम किसी भी बिंदु पर यदि हम करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। इस बिंदु पर देखते हैं लागत कितनी 5, उत्पादन की इकाइयां कितनी, ये इसको हम देखें नीचे लेके जाए तो ये 2, इसको 2 से गुणा किया तो 10। तो ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज होती है कि किसी भी बिंदु पर यदि हम उस बिंदु के जो मान उनको गुणा करेंगे तो वो वैल्यू सेम रहती है। तो आयताकार अति परवलय इसको हिंदी में बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंग्लिश में बोला जाता है। तो पेपर में एक नंबर का सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा वक्र, कौन सा लागत वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आकृति में होता है, तो इसका सही जवाब है एएफसी, औसत बंधी लागत। अब हम करते हैं बात औसत परिवर्तनशील लागत की। औसत परिवर्तनशील लागत या एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है। औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। इसका अनुमान कुल परिवर्तनशील लागत को, यानी जो टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी, उसको उत्पादन की मात्रा से भाग दे दें तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगी एवरेज। तो सूत्र के रूप में बात करें तो औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी बराबर है कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टीवीसी भाग में उत्पादन की मात्रा या इकाइयाँ, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब ये उत्पादन की मात्रा, इसको हम टेबल से समझते हैं। उत्पादन की मात्रा 0 और बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। परिवर्तनशील लागत हमें पता है कि 0 उत्पादन पर परिवर्तनशील लागत भी 0 होती है, उसके बाद ये लगातार बढ़ते जाते 10 18 24 28 32 तरह से ये बढ़ती जाती है। तो इसको परिवर्तनशील लागत को हमने उत्पादन की मात्रा से भाग किया 10 9 8, तो इस तरह से हमें ये औसत परिवर्तनशील लागत है वो प्राप्त हो जाएगी। यदि हम इसको तालिका को ध्यान से देखें तो पहले बिंदु पर तो 0 है, लेकिन उसके बाद ये लगातार घटती जा रही है, यहां तक ये घट रही है 6.3 तक घट रही है, लेकिन उसके बाद ये फिर से बढ़ना शुरू
कर देती है। तालिका से स्पष्ट है कि उत्पादन बढ़ने से औसत परिवर्तनशील लागत छठी इकाई तक कम हो रहा है, परंतु सातवीं इकाई से ये लागत पुनः बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के आरंभ में उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए परिवर्तनशील लागत कम होती जाती है, परंतु एक सीमा के बाद घटते प्रतिफल का नियम है वो लागू होने लग जाता है, इसलिए ये लागतें बढ़ने लग जाती हैं। और जो लागत है वो हमारा यू, इंग्लिश का जो यू अक्षर होता है उस तरह की शेप है वो ले लेती है। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। यदि हम उस पिछली जो तालिका थी उसको हम एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दे तो हमें इस तरह से ये ग्राफ प्राप्त हो। प्रारंभ में ये लागतें प्रति इकाई लागत है वो घटती जाती है, एक सीमा के बाद ये नीचे जाने के बाद ये पुनः ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और इस तरह से जो लागत है वो यू, इंग्लिश के यू आकार का आकृति ले लेता है। तो रेखा चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा दिखा है, ये हमारा ओ एक्स अक्ष है, और ओ वाई अक्ष पर हमने ए वी सी को प्रकट किया, ये हमारा ओ वाई अक्ष है। एवीसी वक्र की जो आकृति है अंग्रेजी भाषा के यू अक्षर की तरह होती है। पहले यह वक्र नीचे 6 इकाइयों तक नीचे गिर रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से औसत परिवर्तनशील लागत लगातार कम हो रही है, परंतु एक सीमा के बाद यह वक्र ऊपर की ओर उठना आरंभ कर देता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है घटते प्रतिफल का नियम लागू होना। पेपर में एक छोटा सा नोट आ जाता है आपके पास, इसको हम ध्यान से करेंगे इस टॉपिक को, कि परिवर्तनशील लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो इसका जवाब है कि परिवर्तनशील लागत का वक्र यू आकार होने का इसका कारण क्या, घटते बढ़ते अनुपात के नियम पे निर्भर करता है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में औसत परिवर्तनशील लागतें कम होती हैं, यानी कि जो परिवर्तनशील लागत है वो नीचे की तरफ गिरती हैं। एक अवस्था के बाद वो समान हो जाती हैं, एक अवस्था के बाद वो क्या होता है, वो समान हो जाती हैं और अंत में बढ़ने लगती हैं। यहाँ ऐसे बढ़ने शुरू हो, इस तरह से जो लागत वक्र की है उसकी आकृति है वो ऐसे यू आकार की हो जाती है। पिछले टॉपिक में था ये परिवर्तनशील लागत, अब ये बोल रहा है कि औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। दोनों का कारण सेम ही है। वाई इज द एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। अल्पकालीन औसत वक्र यू आकार की होती है। इसका कारण यह है कि पहले यह नीचे की ओर गिरती है, इसके बाद न्यूनतम बिंदु के पहुंचने के बाद ये ऊपर उठने लगती है। औसत लागत वक्र के यू आकार होने की व्याख्या निम्नलिखित 3 बिंदुओं से कर सकते हैं। अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये यू आकार का क्यों होता है। पहला है औसत बंधी लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। जो पहला कारण है वो है AFC और AVC, यानी औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। औसत लागत वक्र जो हमारा AC कर्व है वो AFC और AVC का जोड़ होता है। उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है औसत बंधी लागत लगातार घटती जाती है। हमने देखा था ना, औसत बंधी लागत ऐसे नीचे की तरफ जाती है लेकिन वो कभी भी OX अक्ष को नहीं छूती। औसत परिवर्तनशील लागत शुरू में कम होती है, इसलिए आरंभ में औसत लागत भी घटती है। इसके बाद न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर पुनः बढ़ना आरंभ कर देते। तो इस वजह से जो हमारा कुल लागत वक्र है ये भी बढ़ने लगता है। दूसरा हमारा कारण है इसके यू आकार होने का घटते बढ़ते अनुपात का नियम। इस उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ में जब एक बंधे साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग किया जाता है तो जो बंधा साधन उसका अधिक कुशलता से प्रयोग होने लगता है। इसकी वजह से हमें बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं और औसत लागत कम होती है। एक सीमा के पश्चात हमें समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं और अंत में घटते प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण प्रति इकाई लागत है वो बढ़ती जाती है, यानी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। इस वजह से औसत लागत वक्र भी ऊपर की ओर उठने लग जाती है। तो संक्षेप में हम कहें तो घटते बढ़ते प्रतिफल या बढ़ती लागत का नियम लागू होने की वजह से औसत लागत है वो यू आकार की हो जाती है। तीसरा हमारा कारण है आंतरिक किफायतें, बचतें या हानियों का आधार। हमने जब ये पैमाने की बचत और पैमाने की हानियों के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक फायदे या आंतरिक हानियां वो होती हैं जो केवल उसी फर्म को होती हैं जो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती हैं। बाहरी
जो बचत और जो हानियां हैं वो उस उद्योग की सारी फर्मों को प्राप्त होती हैं, चाहे वो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाएं या न बढ़ाएं। तो साथ ही हमने एक नोट भी पढ़ा था कि जब हम लागत का अध्ययन करते हैं तो हम केवल आंतरिक किफायतें और आंतरिक हानियों का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि बाहरी हानियां तो सारी फर्मों को उठानी पड़ रही हैं। तो हम केवल आंतरिक किफायत और आंतरिक हानियों का अध्ययन करते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जब फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हो तो उसे कई तरह की बचत प्राप्त हो जाती है, जैसे सस्ता माल मिलने लग जाता है, लोन सस्ता मिल जाता है, माल को वो उधार खरीद सकती है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होने की वजह से वो मंडी में आसानी से बेच सकती है। तो इस तरह से फर्म को क्या होता है, कई तरह के फायदे होते हैं। तो उसकी वजह से उसका जो लागत वक्र है वो नीचे की तरफ हो जाता है। लेकिन एक सीमा के बाद ये आंतरिक हानियां और आंतरिक किफायत बराबर हो जाती है, तो लागत वक्र हमारा इस तरह हो जाता है। और अंत में पैमाने की हानियां हैं वो ज़्यादा होने लग जाती हैं, तो हमारा लागत वक्र फिर से ऊपर उठना शुरू हो जाता है और ये यू आकार का हो जाता है। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, सीमांत लागत, या इंग्लिश में जिसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट, और शॉर्ट में हम अर्थशास्त्र में इसे जानते हैं एमसी के नाम से, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। कैसे? भाई हमने 5 इकाइयां बनाई तो हमारा कुल खर्च हुआ 100 रुपये। हमने 6 इकाई बनाई तो हमारा कुल खर्च हो गया 104 रुपये, कुल लागत हमारी बढ़कर हो गई 104 रुपये। तो ये जो हमने एक अतिरिक्त इकाई लगाई है इसकी वजह से हमारी कुल लागत जितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 4। तो ये 4 इसकी कहलाती है हमारी सीमांत लागत। इसी तरह जब हमने 7वीं इकाई बनाई और हमारी कुल लागत मान लीजिए बढ़कर हो गई 108, या इसको मैं 109 कर देता हूं, तो 7वीं इकाई की सीमांत लागत कितनी हुई भाई? 7 इकाइयों की 109, 6 इकाइयों की 104, तो 7वीं इकाई की जो हमारी सीमांत लागत इसमें से ये घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 5। तो सूत्र की बात करें, सीमांत लागत कुल लागत n इकाइयों पर, यानी कि 7 इकाइयों पर, माइनस में कुल लागत n माइनस 1 इकाई पर, यानी उससे पहली इकाई पर जो कुल लागत वो घटा देंगे तो हमारी ये सीमांत लागत प्राप्त हो जाएगी। इसको एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं हम, MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। इस त्रिकोण के साइन को इंग्लिश में अर्थशास्त्र में बोला जाता है डेल्टा, और इसका हिंदी में मतलब होता है परिवर्तन। तो डेल्टा टीसी, तो यदि हम इसको हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? डेल्टा टीसी यानी कि कुल लागत में जो परिवर्तन आया बटे में डेल्टा क्यू, यानी मात्रा में जो परिवर्तन आया वो होती है हमारी सीमांत लागत। फर्ग्यूसन के अनुसार उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि करने से लागत में जो वृद्धि आ गई उसे सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 वस्तुओं की उत्पादन लागत 100 रुपये है, 6 इकाइयों की उत्पादन लागत 115 है, तो छठी इकाई की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 115 में से 100 घटा दिए हमने तो कितनी होगी? 15 रुपये होगी। तो सीमांत लागत को हम एक ग्राफ से सीखते हैं। पहले हम इस टेबल का अध्ययन, इस तालिका का अध्ययन करते हैं। उत्पादन की मात्रा है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बंधी लागत हमें पता, चाहे उत्पादन 0 हो या 7 इकाई हो, ये ही रहता है, यानी उतना ही रहता है, बंधी रहता है। फिक्सनशील लागत 0 इकाई पर परिवर्तनशील लागत 0 होती है, और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है ये भी बढ़ती जाती है। कुल लागत इस फिक्स्ड कॉस्ट और बंधी लागत के जोड़ को हम कुल लागत कहते हैं। तो 10 जमा 0 10, 10 बंधी लागत, 10 परिवर्तनशील लागत, तो कुल लागत हो गई हमारी 20। 10 जमा 18 28, 10 जमा 24 34। तो इस तरह से हमारी कुल लागत है ये आ जाती है। सीमांत लागत की बात करें तो एक इकाई में से उससे पहले वाली इकाई घटा दे तो हमारी सीमांत लागत आ जाएगी। जैसे पहली इकाई की सीमांत लागत नहीं है, दूसरी इकाई की 20 में से 10 गए 10, 28 में से 20 घटा दिए 8, 34 में से 28 घटा दिए 6, 28 में से 34 घटा दिए 4, 42 में से 38 घटा दिए 4, ये मैं सॉरी यहाँ पर 28 भूल गया, 48 में से 42 घटा दिए 6, और 56 में से 8 घटा दिए 48 घटा दिए तो 8। यदि हम इसको देखें सीमांत लागत को तो पहले ये लगातार कम होती जा रही है,
फिर उसके बाद ये समान हुई और अंत में पुनः बढ़ना शुरू कर देती है। तो सीमांत लागत वक्र भी हमारे यू आकार का होता है। तालिका से स्पष्ट है कि पहली इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत 20 आती है। तो पहली इकाई की सीमांत लागत है वो 10 हो गई, दूसरी इकाई की सीमांत लागत 8 हो गई। इस तरह अन्य इकाइयों की सीमांत लागत है वो ज्ञात करते हैं। प्रारंभ में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई लगाने से पहले घटती हुई सीमांत लागत प्राप्त होती है, परंतु छठी इकाई से सीमांत लागत पुनः बढ़ना शुरू कर देती है। इसका कारण वही घटते प्रतिफल का नियम या बढ़ती लागत का नियम। अब हम इसको एक रेखा चित्र से अध्ययन करते हैं। भाई जैसे पहली इकाई पर ये 10 थी, ये लगातार घटती आई, एक सीमा के बाद स्थिर हो गई और ये पुनः बढ़ना शुरू कर देती। तो अतः जो सीमांत लागत वक्र है वो भी हमारा यू आकार का होता है। यदि हम इस रेखा चित्र की व्याख्या करें तो ये ओ एक्स अक्ष पर हमने ये उत्पादन की इकाइयां दिखाई हैं, ओ वाई अक्ष पर हमने सीमांत लागत को दर्शाया। आरंभ में सीमांत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है, ये न्यूचे की ओर गिर रहा है। इसका अर्थ है कि प्रति इकाई सीमांत लागत घट रही है, कारण इसका बढ़ते प्रतिफल का नियम। परंतु न्यूनतम बिंदु के पहुंचने के बाद ये पुनः ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। यहां पर ये स्थिर है, इसका कारण है समान प्रतिफल के नियम लागू होना, और अंत में पुनः बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये घटते प्रतिफल का नियम लागू हो गया। सीमांत लागत जो है वो केवल परिवर्तनशील लागत होती है, क्योंकि स्थायी लागत तो हमारी उतनी ही है। इसलिए सीमांत लागत का अनुमान कुल लागत के साथ साथ, कुल लागत से तो हम निकाल ही सकते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस 1, तो यह हम कुल लागत की जगह कुल परिवर्तनशील लागत का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह सीमांत लागत की सहायता से कुल परिवर्तनशील लागत को भी अनुमान हम लगा सकते हैं। यदि सीमांत लागत को लगातार जोड़ते जाएं तो हमें क्या होगा, परिवर्तनशील लागत है वो प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।